हाँ, नमस्कार साथियों। आज हमारा पॉलिटी लेक्चर सीरीज के पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही ये भी मैं बताऊंगा कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है और ऑप्शंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस पहले समझते हैं, उसके बाद फिर उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वाइस प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग है कि जब हमारे स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन है द इलेक्टोरल कॉलेज इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रेट मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो बात आती है ना लोकसभा की बात आती है, तो लोकसभा के केस में हमारा इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बोथ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। ओके, नॉमिनेटेड और स्टेट लेजिस्लेटिव का कोई भी रोल नहीं होता, इसलिए स्टेट लेजिस्लेटिव पार्ट को डायरेक्ट इंक्लूड नहीं किया जाता। हम बात करते हैं ना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में, तो प्रेसिडेंट के केस में हम लोग देखते हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, स्टेट लेजिस्लेटिव का हो, और यूटी का भी दो, दिल्ली और पुडुचेरी का शामिल होता है। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में ओनली लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बोथ हाउसेस का बोथ मेंबर्स शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत हो गए। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो नॉर्मल फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज टू एक्ट इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, ये देखो हमारा आर्टिकल 64 में दिया गया है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही। When the vice president act as or discharge the function of president, he gets the emoluments of the chairman of council of states only. अब क्या होगा, डिस्चार्ज किया फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के रूप में, तो हमारा क्या हो जाएगा गेट्स इमोलमेंट द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट ओनली। ये डायरेक्ट गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, टू ओनली। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन टू ओनली। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करूंगा ना, तो सेकेंड क्वेश्चन में हमारा कर रहा है कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। कितने प्रपोजर और कितने सेकेंडर की बात कर रहा है, तो हम वाइस प्रेसिडेंट के केस में 20 प्रपोजर और 20 सेकेंडर की बात करते हैं, यानी ऑप्शन थर्ड की बात। ठीक है, और प्रेसिडेंट के केस में हम लोग 50 सेकेंडर, 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर की बात करेंगे। और साथ ही साथ हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 15,000 के आसपास रुपीज आरबीआई में जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा 50-50 कितने में है, प्रेसिडेंट के केस में, और 20-20 के केस में, हम वाइस प्रेसिडेंट के केस में, यानी ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक है, अब हम थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ट्रू। देखो ये बात ध्यान रखना कि नोट का बीच में ऑप्शन क्या है, नोट का, नोट ट्रू रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला कह रहा है ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी इन लोकसभा राज्यसभा एंड राज्यसभा फॉलोड बाय सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। बिल्कुल ये सही है ऑप्शन, क्योंकि हम देखते हैं ना रिगार्डिंग केस, एक तो पहला और दूसरा देखो ये बिल्कुल सही है। तो इस केसेस में रिजोल्यूशन पास किया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी से और सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में। और हम जब राष्ट्रपति के, जब प्रेसिडेंट की रिमूवल की बात करते हैं तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी का केस लगता है, वो स्पेशल मेजोरिटी चाहे वो दोनों का राज्यसभा और लोकसभा बोथ केसेस में। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो मेंशन इन द रूल्स और द ग्राउंड ऑन विच द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड। बिल्कुल ये देखो ये भी हमारा क्या होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा और थर्ड ऑप्शन की, ए रिजोल्यूशन ही पास्ड बाय एंड द एब्सोल्यूट मेजोरिटी का कोई भी केसेस लोकसभा में नहीं होता, सिंपल मेजोरिटी लगती है, यानी ऑप्शन थर्ड जो है ना ये बिल्कुल गलत है। यानी गलत की बात कर रहा है नोट ट्रू, यानी ऑप्शन थर्ड को ही हम सही मानेंगे। ठीक है, ये सारे तो ऑप्शन सही हैं। और नेक्स्ट देखो लास्ट ऑप्शन भी देख लो, द रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा, सॉरी राज्यसभा देखो लिखना भूल यहाँ पे मिस हो रहा है, तो यहाँ राज्यसभा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के केस में रिजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में पेश किए जाते हैं, लेकिन हम जब
प्रेसिडेंट की रिमूवल की बात करें तो रिजोल्यूशन आइदर हाउस ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी पास किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, who among the following can contest for the office of the vice president while remaining in the previous office। जैसे कौन सा हमारा जो है ना कंटेस्ट कर सकता है, तो देखो एक तो हमारा ये चार केसेस होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर चाहे वो स्टेट का हो या फिर सेंटर का, वाइस प्रेसिडेंट ये तो हो गया, गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी सभी के सभी जो होंगे ना ऑल ऑप्शन करेक्ट होंगे, इसमें प्रेसिडेंट भी ऐड कर लो, ठीक है, प्लस प्रेसिडेंट भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हम बात करेंगे प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड होते, ये चार ऑफिस को ना हम लोग ये प्रीवियस ऑफिस में भी रहती है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इसको नहीं गिना जाता, एक्सेप्शन का केस है, ये बिल्कुल याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। Which of the following bodies investigate the dispute related to the election of vice president of India? कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है डिस्प्यूट को, इलेक्शन डिस्प्यूट को? ओनली सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो रिजॉल्व कर सकता है, अदरवाइज किसी के पास वैसी पावर दी नहीं गई है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। तो ये तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन सही हो जाता है, और इसका जो डिसीजन होता है ना फाइनल होता है, ठीक है, फाइनल डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ आउटगोइंग प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज हेल्ड विद इन 180 डेज, सॉरी 180 डेज कभी नहीं होता, 60 डेज होते हैं, ठीक है, 60 डेज होते हैं, ओनली 60 डेज होते हैं, ठीक है, डेट से, ठीक है। और दूसरा, रिटर्निंग ऑफिसर usually appointed to the conduct of the election of vice president is the secretary general of either house of the parliament by rotation, बिल्कुल सही है। रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं ना वो हमारी इस हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की रोटेशन के रूप में काम करते हैं, तो ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत ही हो जाते हैं क्योंकि 160 डेज का ओनली होता है, ये याद रखनी है, और सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम देखते हैं कि रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट द फंक्शन ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिजेम्बलेंस द यूके वाइस चेयरमैन, सॉरी देखो यूके नहीं, यूएसए का जो हमारा रूल है ना, यूएसए, उसके रूप में हम वाइस चेयरमैन की बात करते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन, ठीक है, यूके से लिया गया है, इसलिए याद रख रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट यूएसए के रूप में। और दूसरा ऑप्शन, द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल वैकेंट और होल्ड द ऑफिस रेस्ट ऑफ टर्म लाइक इंडियन वाइस प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही है, गलत है यार, ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। और द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन स्टेट, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि आप देखो इसमें ऑप्शन 1 ही दिया हुआ है पहला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखो भाई इसमें भी वाइस प्रेसिडेंट का, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट द वाइस प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड एट द जॉइंट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल ज्वाइंट मीटिंग से ये होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल प्रोवाइड तो बिल्कुल सही है। और देखो इसमें 44वां नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है ऑप्शन, क्योंकि हमारा 44वां जो है ना 1978 की बात हम कर रहे हैं, और ये कब का है, ये हमारा वॉइस प्रेसिडेंट का केस का जो है ना, ये हमारा 11वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है, 11 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट गलत ही हो जाता है, पहला ऑप्शन सही है, तो ओनली 1। अब देखो हम चार चार जो होते हैं ना, चार ऑप्शंस की बात करते हैं चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। तो देखो हम लोग पीपीटी जो कि चलते हैं फाइनल नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो हम चार तरह के ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऑप्शंस होंगे जैसे ओनली 1, ए ऑप्शन में ओनली 1, बी ऑप्शन में ओनली 2, ठीक है, ओनली 2, सी में हम देखते हैं 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2, और डी में देखते हैं हम लोग क्या, नन। और ऐसी सेकेंड क्वेश्चन की बात करें ना तो इसमें हमारा जैसे रहता है कि
कभी कभी 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ना, एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, ए बी सी डी, यानी ए बी सी और डी, ठीक है। और इस प्रकार से हम थर्ड थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं कि हमारा जब एक तो होता है ओनली वन, ओनली टू, बोथ, ठीक है, वन एंड टू, नन, ठीक है। तो इस प्रकार से, और तीसरा क्वेश्चन रहता है ना कि जैसे ऑप्शंस के हिसाब से, कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा 1 है, ठीक है, ऑप्शन बी में 1 2 है, जैसे ऑप्शन नंबर सी में 1 2 3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ऑल ऑफ द एबव है, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोग 4 तरीके का क्वेश्चंस देखते हैं ना, 4 तरीके का क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके के हुए, और चौथा क्वेश्चंस हो सकते हैं, चौथे क्वेश्चंस होते हैं ना इस प्रकार की, कि जैसे हमारा ये होता है ना कि एक तो ये सबसे जो है ना टफ, ये वाले क्या होते हैं, ये मीडियम मीडियम क्वेश्चन है, ठीक है, ये मीडियम तरह के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सबसे टफेस्ट लेवल का होता है, ठीक है, टफ होता है थोड़ा बहुत। और ये क्वेश्चन सबसे इजी होता है, इजी क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट वाला। स्टेटमेंट और रीजन की बात करें ना, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन, स्टेटमेंट वर्सेस रीजनिंग की बात आती है ना, तो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम देखते हैं ना कि सबसे ज्यादा हमारा ये इजी रहता है, तो इस क्वेश्चंस को आप एक या दो, अगर एक भी ऑप्शन जान रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज ओनली वन, ओनली टू, बोथ, अगर हम दे ओनली थ्री भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन ओनली थ्री भी हो सकता है या बोथ हो सकता है। इस केसेस में आप तीनों ऑप्शन को जान रहे हो तभी आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी तरह के क्वेश्चंस को। और इस टाइप के भी क्वेश्चन, वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं ना, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, इस टाइप के क्वेश्चन ये भी टफ होते हैं, क्योंकि आप अगर आंसर नहीं जान रहे हो तो इसमें 90% चांस रखता है कि आप गलत करोगे, इसमें तो 100% चांस रहता है कि गलत ही होता है। आप इजी कभी नहीं हो सकता ये सॉल्व, ये इजी हो सकता है क्योंकि हम एक भी ऑप्शन जानते हैं ना, तो 50-50 का केसेस है कि आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट स्टेटमेंट एंड रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को बिना आप डीपली जाने, डेप्थ में गए, कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना कि इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। यही मेरा आज का लेक्चर रहेगा। थैंक यू।